नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। देखो बच्चों, हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो दो प्राइजेस पे निकल सकती है। या तो आप करंट ईयर के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम निकाल लो या कांस्टेंट। डिफरेंस 4 मार्क्स में आ जाता है इसके बीच में। नॉमिनल नेशनल इनकम जो हमारी करंट ईयर के हिसाब से, जो प्राइस के हिसाब से हमारी नेशनल इनकम होती है, उसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं, और कांस्टेंट प्राइस वाली को हम रियल नेशनल इनकम भी कह सकते हैं। डेफिनेशन: इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। ये है जीडीपी की डेफिनेशन आपकी। लेकिन यही आपकी जो देश की जीडीपी है, इसको अगर हम करंट ईयर के हिसाब से, करंट ईयर के प्राइजेस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। जबकि अगर सेम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अगर हम बेस ईयर के प्राइजेस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम रियल नेशनल इनकम कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, कि मान लेते हैं 2020 में मैंने 10 पेन प्रोड्यूस किए और 2020 में इन पेन की कीमत थी भैया प्राइस 10 रुपये। इसके अकॉर्डिंग हमारी नेशनल इनकम कितनी हुई बच्चों? 100 रुपये। तो ये जो नेशनल इनकम हुई बच्चों, ये नॉमिनल नेशनल इनकम हुई। क्यों? क्योंकि हमने इसमें करंट ईयर के प्राइजेस को लिया है, यानी प्राइस कितना है? 10 रुपये। लेकिन यही चीज़ अगर हम 2020 में ही अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और हमने 2020 में 10 पेन प्रोड्यूस किए, लेकिन बच्चों यहाँ पे हम जो प्राइस लेंगे वो बेस ईयर की लेंगे। तो 2015 की हम अगर यहाँ पे प्राइस ले लें, 2015 की प्राइस लें तो मान लेते हैं उस टाइम पे ये पेन 5 रुपये के हुआ करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नेशनल इनकम कितनी हुई बच्चों? 50 रुपये। यहाँ पे देखेंगे आप बच्चों, नेशनल इनकम है 100 रुपये, यहाँ पे नेशनल इनकम 50 रुपये, जबकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो भी 10 है और यहाँ पे क्वांटिटी 10 है। तो दोनों जगह क्वांटिटी 10 सेम है, लेकिन नेशनल इनकम एक जगह 100 है, ये करंट ईयर के हिसाब से है, और ये कांस्टेंट ईयर के हिसाब से है। यहाँ पे नेशनल इनकम 50 रुपये। ये जो डिफरेंस आया बच्चों, हमारी नेशनल इनकम जो इंक्रीज हुई है, ये सिर्फ प्राइस राइज होने की वजह से हुई है। तो नॉमिनल नेशनल इनकम करंट ईयर के हिसाब से और रियल नेशनल इनकम ये बेस ईयर के हिसाब से निकलती है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, इवन इफ देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन द इंक्रीज इन प्राइजेस इंक्रीजेस नेशनल इनकम। यानी कि जो क्वांटिटी थी बच्चों हमारी यहाँ पे वो 10 थी और प्राइस 10 थे, जबकि बेस ईयर में भी क्वांटिटी 10 थी लेकिन प्राइस 5 थे। सिर्फ प्राइस बढ़ने से हमारे यहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ जाती है, जबकि यहाँ पे भी क्वांटिटी 10 थी, यहाँ पे भी क्वांटिटी 10 है और यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम 50 थी। तो नॉमिनल नेशनल इनकम में सिर्फ प्राइस बढ़ने से हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाती है, जबकि हियर नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओनली बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एज पर द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि हम बेस ईयर की प्राइस को लेते हैं हमेशा 5। अब हम करंट ईयर में भी अगर चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जब तक हमारी क्वांटिटी राइज नहीं होगी तब तक हमारी नेशनल इनकम भी राइज नहीं होगी। तो बेस ईयर में क्वांटिटी इंक्रीज होके नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन नॉमिनल नेशनल इनकम में सिर्फ प्राइस राइज होने से भी नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी नेशनल इनकम, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल या रियल नेशनल इनकम। लास्ट पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है नॉमिनल नेशनल इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे सिर्फ प्राइस राइज होने से हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाती है। मान लो भैया कि मैंने पिछले साल 100 बच्चे पढ़ाए, अगर मैं इस साल भी 100 ही बच्चे पढ़ाऊँ और सिर्फ उन बच्चों की फीस बढ़ने की वजह से मेरी इनकम राइज हो जाए तो इसमें मेरा कोई ग्रोथ नहीं होगा।
मेरा ग्रोथ कब होगा? जब ये बच्चे 100 से 200 होंगे, यानी कि जब क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, और क्वांटिटी में इंक्रीज होता है रियल नेशनल इनकम में, तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ नेशनल इनकम, जबकि नॉमिनल नेशनल इनकम इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर बिकॉज ओनली द प्राइस राइजेस। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यानी दोहरी गणना की समस्या। बच्चों जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो अगर किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को हम 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर कैलकुलेट कर लेते हैं नेशनल इनकम में, तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हर फर्म अपनी गुड्स को फाइनल गुड्स कंसिडर करती है, लेकिन अगर कोई उस फाइनल गुड को इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे यूज कर ले तो इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाती है। इस प्रॉब्लम को बच्चों मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक किसान है, फार्मर, वो वीट प्रोड्यूस करता है, गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, और उसकी वीट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है बच्चों वो है 0 रुपीज़। अब उसने 500 तक की वैल्यू के 500 रुपये वैल्यू तक के गेहूं प्रोड्यूस किए, और वो गेहूं बेचा किसको बच्चों? उसने आटा चक्की वाले को, यानी फ्लोर मिल वाले को। आटा चक्की वाले ने उस चीज़ें खरीदे भैया कितने रुपए में? 500 रुपये में। अब आटा चक्की वाला उस गेहूं का आटा बना करके ढाबे वाले को 700 रुपये में बेच देता है। थोड़ी वैल्यू वो भी ऐड करेगा। फिर ढाबे वाले ने बच्चों 300 रुपये ऐड करके वो चीज़ें कस्टमर को ब्रेड के तौर पे, या जो आप रोटी बोलते हो उसके तौर पे, उसको 1000 रुपये में बेच दी। कितने रुपए ऐड करे उसने? 300 रुपये। लेकिन जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सेंट्रल जो है आपका स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, वो सबसे पहले फार्मर के पास जाएगा और उससे पूछेगा भाई आपकी कितनी इनकम हुई, तो फार्मर बताएगा मेरी फाइनल गुड्स के मुझे 500 रुपये मिले। फिर वो फ्लोर मिल वाले पे जाएगा तो फ्लोर मिल वाला उस चीज़ को 700 रुपये में बेचता है, और ढाबे वाला उसको 1000 रुपये में बेचता है। तो ऐसे में हमारी जो नेशनल इनकम होगी बच्चों कितनी होगी? 2200 रुपये। लेकिन बच्चों इस पूरे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो फाइनल गुड सिर्फ आपकी ब्रेड है। क्यों? क्योंकि बच्चों रोटी है जो उसके बाद वो कंज्यूम होगी, सिर्फ उसके बाद कोई यूज़ नहीं है, उससे आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इसी ब्रेड में 2 बार गेहूं की वैल्यू ऐड हो जाती है और 1 बार आटे की वैल्यू ऐड हो जाती है। कैसे? देखो 500, 2 700 और 300। फाइनल गुड है बच्चों आपकी रोटी, यानी उसमें सिर्फ आपको वैल्यू ऐड करनी है कितनी? 1000 रुपये। यानी आपकी जो रियल नेशनल इनकम कितनी है बच्चों? 1000 रुपीज़। इस एग्जाम्पल को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ बच्चों। लेट अ पर्सन ए इज़ अ फार्मर, द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग व्हीट इज़ 0। द फार्मर प्रोड्यूस 500 रुपीज़ ऑफ व्हीट एंड गिव इट टू द फ्लोर मिलर, and the floor miller make it flour and give it to the dhabe wala at rupees 700. The dhabe wala makes bread of it and sells to the customer at rupees 1000. Thus the total income is 500 plus 700 plus 1000. ये तीनों की इनकम है कितनी हुई? 2200. If 2200 rupees are included in national income, then this will not be the real national income because the number of wheat has been counted 3 times and the number of flour has been 2 times. That is why only the value of the bread should be included in the national income which is to the consumer. तो यहाँ पे आप इस छोटे से उसमें देख सकते हो। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा 2 measures to avoid the problem of double counting, यानी दोहरी गणना की समस्या, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 मेजर्स बताइए। तो बच्चों अभी हमने प्रॉब्लम को देखा था कि 4 स्टेजेस में हमने चारों स्टेजेस की इनकम को ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करी, लेकिन यहाँ पे एक ही गुड्स की वैल्यू को हमने 2 या 2 से ज़्यादा बार ऐड करा, तो ऐसे में हमारी जो नेशनल इनकम आई वो गलत आई। इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका बच्चों फाइनल प्रोडक्ट मेथड। विद द हेल्प ऑफ दिस मेजर्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज़ नॉट सॉल्व 100%, मतलब कि इस मेथड से इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व नहीं किया जा सकता,
क्योंकि बच्चों इस मेथड में हमें फाइनल प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट फाइनल है। इस चारों स्टेजेस में हमारा फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों कस्टमर के पास। जो अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को फाइंड कर दें तो वो जो इनकम होगी बच्चों वो रियल नेशनल इनकम होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी स्टेजेस आप पीछे के तीनों में से ऐड करोगे तो वो आपकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो हमें एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके लिए ये फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों कि कौन सा प्रोडक्ट कब फाइनल होगा। अगला मेथड है बच्चों हमारा वैल्यू एडेड मेथड। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज सॉल्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से बच्चों प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। कैसे? बिकॉज इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय टोटल सम ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। मतलब कि इसमें जितनी भी हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं, इन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की अगर हम वैल्यूज़ को ऐड करें तो उससे जो नेशनल इनकम आती है वो रियल नेशनल इनकम आती है। कैसे बच्चों? एक देखो एग्जांपल वही है सेम। सबसे पहले हमने देखा फार्मर को, फार्मर ने इसमें जो वैल्यू ऐड करी थी बच्चों वो कितने रुपए वैल्यू ऐड करी थी? 500 रुपये। फिर अगर हम फ्लोर मिल वाले को देखें तो उसने इसमें वैल्यू ऐड करी थी 200 रुपये, और ढाबे वाले ने इसमें वैल्यू ऐड करी 300 रुपये। तो इसको अगर हम टोटल करें तो ये कितना आएगा बच्चों? 1000 रुपीज़, जो कि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है। For this, intermediate consumption is reduced from the value of production या value of output। मतलब हमारी जितनी value of output है 500, 700 और 1000, 2200 रुपये हमारी value of output है। और इसमें से अगर हम intermediate consumption यानी 500 + 700 1200 को माइनस करें तो हमारी जो इनकम आएगी वो रियल नेशनल इनकम होगी बच्चों। ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम डज नॉट मीन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस टॉपिक को बताने से पहले बच्चों बता दो, अगर आपको इस नोट्स में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मेरे से नोट्स की फ़ोटोज़ ले सकते हो और आप इजीली उसको पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है। तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम डज नॉट मीन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि हमारे देश की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आर्थिक कल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसके क्या रीजन है बच्चों? तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का वितरण। Most of the national income like rent, interest, profit goes to rich persons. Poor peoples only gets wages. Rich peoples buy all the goods and services in the economy and also save money. Whereas poor peoples are not able to buy necessary things due to lack of money. Thus, increase in national income does not mean increase in social welfare. बच्चों इस पूरे टॉपिक में बता रहा है आपको कि जो हमारी इकोनॉमी में इनकम का जो मेन पार्ट होता है वो होता है बच्चों रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये जो तीनों चीज़ें हैं बच्चों ये अधिकतर बड़े लोगों के पास जाता है जबकि गरीब आदमी को मिलती है सिर्फ वेजेस। इस इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारी 20% पॉपुलेशन के पास इकोनॉमी का 80% पैसा जाता है और 80% पॉपुलेशन के पास ओनली 20% पैसा जाने से जो बड़े लोग हैं वही चीज़ों को खरीद पाते हैं। यानी नेशनल इनकम बढ़ने के बावजूद हमारे लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। तो पहला पॉइंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अगला सेकंड पॉइंट है बच्चों एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है बाह्यताएं। बाह्यताओं का मतलब बच्चों एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि किसी के वर्क से किसी पे इफेक्ट पड़ना। एक्सटर्नलिटीज़ बच्चों दो टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। यहाँ पे हमें नेगेटिव टर्म्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो हमें इसका नेगेटिव आंसर बताना है। तो हम इसके नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में बताएंगे बच्चों इस टॉपिक में। व्हेन अ पर्सन इज हार्म बाय अनदर पर्सनस वर्क देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। मतलब किसी के वर्क से अगर किसी को हार्म यानी नुकसान पहुंचे तो उसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। लेकिन यही अगर उल्टा हो कि किसी के वर्क से किसी को फ़ायदा पहुंचे तो उसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन मेक्स प्लास्टिक मटेरियल इन हिज फैक्ट्री लोकेटेड इन अ मोहल्ला। मतलब किसी मोहल्ले में अगर आप कोई प्लास्टिक या पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री खोल दो
तो उससे बच्चों आपकी तो इनकम होगी, लेकिन जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पॉल्यूशन होगा उससे, जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचेगा, और इसे ही हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहेंगे बच्चों। लेकिन हमें यहाँ पे समझना ये है कि उस फैक्ट्री के मालिक की इनकम तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, इससे समाज पे नुकसान यानी दुष्प्रभाव पड़ता है। थर्ड पॉइंट है बच्चों नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज यानी गैर मौद्रिक विनिमय। गैर मौद्रिक विनिमय आज भी बच्चों आप देखोगे तो गांव देहातों में आपको गैर मौद्रिक लेन देन देखने को मिल सकता है। इवन इन द डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया द बार्टर सिस्टम इज़ नॉट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। मतलब अभी भी हमारे देश में बार्टर सिस्टम मौजूद है, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें क्या होता है बच्चों गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। देयर आर स्टिल नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इन रूरल एरियाज, पीपल्स टुक टूल्स मिल्क मीट बाय गिविंग ग्रेन्स। मतलब वो जो चीज़ें औजारे दूध और मांस जैसी चीज़ों के लिए अनाज को देते हैं, यानी यहाँ पे अभी मनी का यूज़ नहीं किया जाता। दस सच ट्रांजेक्शन डू नॉट कम इन द रिकॉर्ड्स बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी हम इस चीज़ को जो अपने रिकॉर्ड्स में नहीं ले पाते और नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर पाते, जिससे नेशनल इनकम इंक्रीज़ होने के बावजूद लोगों का सोशल वेलफेयर नहीं हो पाता, वो चीज़ नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो पाती। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कंपोजिशन ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी की संरचना। जीडीपी को कैसे बनाया जाता है बच्चों? देखो हमारे देश की इनकम नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम डज नॉट इंक्रीज द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एज द गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस मोर सेफ्टी आइटम्स सच एज मोटर्स, एटॉमिक बम्स, टैंक etc. ड्यू टू दिस द प्रोडक्शन ऑफ डेली कमोडिटीज इज लो एंड वेलफेयर ऑफ पीपल डिक्रीजेज। मतलब कि हमारे देश है जो बच्चों आपको पता है उसके अड़ोसी पड़ोसी देश कितने खतरनाक है, पाकिस्तान, चाइना। तो हमारे देश की जो नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा देश उससे डेवलपिंग वर्क में ना लगा करके उससे मिलिट्री के लिए चीज़ें खरीदते हैं। अब वो चीज़ जो है बच्चों आपने कई सारी मिसाइलों के नाम सुने होंगे, अग्नि 2, अग्नि 3, बहुत सारी मिसाइलें हैं बच्चों, लेकिन इन मिसाइलों को आपने कभी चलते हुए नहीं देखा होगा। बस हर साल 26 जनवरी की परेडों में आप इनको खूब देखते होंगे। तो इससे बच्चों क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है अगर हमारा जीडीपी का कंपोजिशन सही ढंग से ना हो। अगर हम उसमें जो पैसा है वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ कर रहे हैं? डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने पे।